हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे, कुशल मंगल होंगे। ये वीडियो क्लास 10th के भौतिकी के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है। यह इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि पहले 1 और 2 प्रथम दोनों वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छी समझ में आएगा और आप लोग अपने भाषा में इस वीडियो को देखने के बाद एक बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए और नोट्स अपने से लिखिए। लिखने के बाद आप फील कीजिएगा कि आप लोग को लिखने के साथ ही आप लोगों को याद हो गया है, आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब कुछ भी याद करने के लिए रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस चैनल पर इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि पढ़ने के साथ ही जब आप लिखिएगा, लिखने के बाद आपको फील होगा कि आप लोगों को याद हो गया है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण और उसके प्रकार तथा इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो सबसे पहले दर्पण क्या है। तो आपसे पूछा जाए कि दर्पण किसे कहते हैं, तो कहिएगा, बता सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, कलई किया गया हो तथा दूसरा जो सतह हो वह प्रकाश को परावर्तित करता हो, तो वैसे वस्तु को क्या कहते हैं, दर्पण कहेंगे। यानी कि वह ऐसा वस्तु जिसका एक सतह रंगा हुआ हो तथा दूसरा सतह प्रकाश के किरणों को परावर्तित करता हो, तो वैसे वस्तु को क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। यह कांच का बना होता है। कौन चीज़ का बना होता है, कांच का, शीशा का। तो अब आप लोग समझ गए कि दर्पण क्या है। तो दर्पण किसे कहेंगे, कहेंगे कि वैसा वस्तु जिसका एक सतह रंगा हुआ हो तथा दूसरा सतह प्रकाश के किरणों को परावर्तित करता हो, तो वैसे वस्तु को दर्पण कहेंगे। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। दूसरा क्वेश्चन हो जाए, पहला हो गया कि दर्पण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि वैसा वस्तु जिसका एक सतह रंगा हुआ हो तथा दूसरा सतह प्रकाश के किरणों को परावर्तित करता हो, तो वैसे वस्तु को दर्पण कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा चिकना या चमकीला वस्तु जिसका एक सतह कलई किया गया हो तथा दूसरा जो सतह है सरफेस है वह परावर्तक सतह का काम करता हो, तो वैसे वस्तु को क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण लिखा गया है यहाँ पर कि दर्पण 3 प्रकार का होता है। दर्पण 3 प्रकार का होता है। एक नंबर में समतल दर्पण, दूसरा परवलयिक दर्पण और तीसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल बराबर हो। जैसे इसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, इस तरह से। जैसे मान लिया गया कि एक गिलास है, जैसे हम लोग अपने घरों में जिस शीशा का यूज करते हैं वह समतल दर्पण का उदाहरण है। तो ये समतल दर्पण को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। तो समतल दर्पण क्या होगा, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल बराबर होता है, समतल होता है, उसको समतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत, एक बार फिर से सुन लीजिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। दूसरा परवलयिक दर्पण। क्वेश्चन है बनेगा कि परवलयिक दर्पण कहते किसे हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह न तो बराबर हो और न ही पूर्ण रूप से गोल हो, यानी कि यह गोलाकार होता है लेकिन पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, तो वैसे दर्पण को क्या बोलते हैं, परवलयिक दर्पण। यानी कि कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूरी तरह से गोल नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, परवलयिक दर्पण। जैसे इसको हम लोग ऐसे सूचित कर सकते हैं, इस तरह से। तो ऐसे ये पूरा तरह से गोल नहीं है, तो हम लोग चाहे अंदर से रंगना चाहे बाहर से, कहीं से भी रंग देंगे। अगर बाहर से रंगते हैं तो परावर्तक सतह अंदर वाला सतह हो जाएगा, और अगर अंदर से रंगते हैं तो परावर्तक सतह बाहर वाला हो जाएगा। ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, परवलयिक दर्पण का। ये किसका हो गया, समतल दर्पण का, और ये परवलयिक दर्पण का। तो आपसे पूछा जाए कि परवलयिक दर्पण कहते किसे हैं, तो परवलयिक दर्पण का परिभाषा हो जाएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसको परवलयिक दर्पण कहते हैं। जैसे ये हो गया। तीसरा है गोलीय दर्पण। तीसरा है गोलीय, स्फेरिकल मिरर।
इसको प्लेन मिरर कहते हैं, इसको पैराबोलिक मिरर कहते हैं और इसको एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये गोलीय दर्पण। तो आइए इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से समझते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण किसी भी खोखला गोला, जैसे आप फुटबॉल देखते हैं तो वह खोखला होता है, तो उस तरह की कल्पना कीजिए कि कोई मान लीजिए कि इस तरह का कोई ऐसे कोई गोला है, ठीक है, ऐसे कोई गोला है, खोखला है, तो इसके हम दो भाग करते हैं। कितने? दो भाग करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ से थोड़ा सा मिटा दिए और यहाँ से मिटा दिए, तो इसका दो भाग आ गया, दो भाग बन गया। तो इसको अगर और ये गोला किस प्रकार का है? तो पारदर्शी है। गोला कैसा हो? पारदर्शी हो। यानी कि मान लीजिए कि ये गोला कांच का बना हुआ है, इसको दो भाग हम क्या कर दिए। अब इसको हम रंग देते हैं। जैसे हम ऐसे रंग देते हैं, अंदर बाहर किसी भी सतह से रंग सकते हैं। एक को बाहर की तरफ से रंग देते हैं और दूसरे को अंदर की ओर से रंग देते हैं, इस तरह से। ये कोई आवश्यक नहीं है कि इधर वाले को बाहर से रंगेंगे और उधर वाले को अंदर से, किसी को भी कहीं से भी रंग सकते हैं। दोनों तरह से रंगे हम कि इसका परावर्तक सतह दो वैरायटी का हो जाए। तो गोलीय दर्पण, सबसे पहला सवाल है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। अभी बताए हैं कि ये मान लिया जाए, कल्पना कीजिए कि ये गोला जो है कांच का है और खोखला है, जैसे फुटबॉल है इस तरह का है, और इसके दो भाग कर दिया गया है। एक भाग को बाहर की ओर से रंग दिया गया है, चूँकि कांच था तो बाहर से रंग दिए, पहले पारदर्शी था रंग दिए, तो अब ये पारदर्शी तो नहीं रहा, लेकिन ये सतह प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा। उसी तरह इसको जब अंदर से रंग दिए तो इसका ये बाहरी सतह परावर्तक सतह का काम करेगा। तो यह हम लोग का एग्जाम्पल, उदाहरण हो जाएगा गोलीय दर्पण का। यानी कि ये इस तरह का, मान लो कि ये अब हम लोग ये काल्पनिक तरह से इसको मिलाते हैं, जो समझ में आए आप लोगों को बेहतर ढंग से। ये गोला जैसे दिख रहा है आपको, तो सब क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो हो जाएगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग सुनिए, समझिए, पढ़िए और लिख लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको आप अपने से फिगर को देखिए और इसको अपने से बोलने का प्रयास कीजिए, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का भाग। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण का भाग। गोलीय दर्पण का भाग, ठीक है, गोलीय दर्पण का भाग। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि आप जितने भी नंबर हुआ होगा उससे आप आगे लिख लीजिएगा। यहाँ सबसे पहले आ जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तो आपसे जब पूछा जाए कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि जब ये गोला होगा तो उसका एक केंद्र होगा, सेंटर होगा, वही सेंटर इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर इस गोले का क्या है? केंद्र है। इसको हम लोग क्या से कौन से सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। किस से? सी से। तो पूछा जाए कि वक्रता केंद्र क्या है, तो आप बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग 2 नंबर में देखते हैं दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण का ध्रुव चाहे दर्पण का ध्रुव, ठीक है, दर्पण का ध्रुव। तो अब ये एक दर्पण हो गया और एक दर्पण ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि गोलीय दर्पण भी
दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा? आप लोग यहाँ देखिए, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहले इसके भाग को समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझ लेंगे। तो दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के परावर्तक सतह, जैसे ये दर्पण हो गया, इसके परावर्तक सतह यहाँ से यहाँ तक ये परावर्तक सतह हो गई, तो इसका बीच का जो भाग होगा ना, बीच का एकदम बीच का जो पॉइंट होगा वही कहलाएगा क्या? दर्पण का ध्रुव। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। कौन सी से? P से। दर्पण इसको वक्रता केंद्र को C से और दर्पण के ध्रुव को P से। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि दर्पण का ध्रुव क्या है, किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इधर भी ये परावर्तक सतह है, तो इसका भी मध्य बिंदु संभवतः यहाँ पे होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है, यही हो गया क्या हो गया? P हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से सूचित करते हैं। क्या? P से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से सुन लीजिए। दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं हम वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को बड़ा R से सूचित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण के वक्रता केंद्र को उसके परावर्तक सतह के कोने किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? केंद्र है, और इसको यहाँ से एक रेखा जो है खींचते हैं हम, जो मिला देता है इसके यहाँ पर, मान लीजिए कि इस बिंदु पर, तो यहाँ ये परावर्तक सतह की ये बिंदु हो गया। तो अभी क्या बताए हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र को उसके परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी कि दर्पण के ध्रुव C को, दर्पण के केंद्र C को उसके परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। या दूसरी तरह से भी इसका परिभाषा लिख सकते हैं ऐसे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दो परिभाषा आपको बता दिया गया, दोनों का अर्थ एक ही है। लिखने में बोलने में थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है, लेकिन अर्थ सेम ही है। दोनों एक बार फिर से सुन लीजिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या ऐसे फिगर से आप बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को उसके परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, जैसे यहाँ से कर दिए यहाँ तक, ये भी हो गया वक्रता त्रिज्या, ये कर दिए ये भी हो गया वक्रता त्रिज्या, यहाँ से इधर मिला दिए ये भी हो गया वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या आप समझ गए। उसके बाद आपको हम बताते हैं, ये अच्छा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान नहीं समझ में आएगा वहाँ कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आपको बताता हूँ मैं प्रधान अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो इस प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव P को उसके वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। जैसे ये हो गया, P को C से मिला रहा है तो ये क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष कहलाएगा। उसी तरह इस P को इस C से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्रधान अक्ष हो जाएगा। यहाँ से ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये P से C को मिलाने वाले P से C तक वक्रता त्रिज्या भी है और प्रधान अक्ष भी है। लेकिन ये सब वक्रता त्रिज्या तो है लेकिन प्रधान अक्ष नहीं है। क्यों?
क्योंकि सी से पी को नहीं मिला रही है। इधर पी तो है नहीं, पी तो सिर्फ एक ही होगा जो एकदम परावर्तक सतह के मिडिल पॉइंट होगा। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या किसे कहेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव पी को उसके वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आप लोग इतना जितना इसमें पढ़ा दिया गया उसको 2 बार 3 बार देखिए और ठीक ढंग से समझकर अपने हिसाब से इसको नोट्स बनाइए, लिखिए। नोट्स बनाने के बाद 1 से 2 बार आप पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और इस तरह से जो याद होगा वह आप भूलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको आपने रट के याद नहीं किया है, इसको आपने समझा है और समझते हुए आपको ऑटोमेटिक रूप से ये याद हो गया है। तो जो बात समझ में आ जाती है उसको आदमी भूलता जल्दी नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को, चाहे इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो है उसको देख लीजिए और अच्छे ढंग से नोट्स बनाइए, पढ़िए और अपनी तैयारी का एक नया मुकाम दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।